अब जैसे एपिसोड की शुरुआत होती है हमें देखने को मिलता है कि सेजुन किंग को कहता है कि उस बड़ी सी लकड़ी को उनके ऊपर फेंक दो। अभी लकड़ियों में जिनमें आग लगी होती है उन ब्रांच के ऊपर फेंकने से वो ब्रांच यहाँ पर आ नहीं पाएगी और किंग के फेंकने पर उन लकड़ियों से उन ब्रांचों के ऊपर आग लग जाती है। सेजुन में काम नहीं था, वो भी अपने कटाना से उन सबको काट रहा था और वो देखता है कि हाँ वो आग वाली लकड़ी बहुत काम की है, ये बहुत जल्दी काम कर रही थी, इसलिए अब वो तय करता है कि उन ब्रांचों को मारने के लिए वो जालीदार लकड़ियों को जो कि आग में बहुत इजीली जल जाएंगे उनको इसके ऊपर फेंकेगा, जिस वजह से ये लोग बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। अब वे छोटे छोटे लकड़ियां तो उन बड़े आग के लिपटों में जल के खत्म हो जा रही है, लेकिन इन बड़ी ब्रांचों का क्या? तभी उसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर ब्लैक डेविड आके अपने हथौड़े से उन बड़े ब्रांचेस के ऊपर हमला कर देता है। जबकि यहाँ पर दूसरी तरफ कैंग की मॉम भी आ चुकी थी और वो उन ब्रांच के ऊपर बहुत बुरी तरीके से भारी पड़ रही थी। तब सेजुन को देख के काफी ज्यादा खुशी मिलती है, वो कहता है कि अरे ये तो ब्लैक रेबिट और कैंग की मॉमी काफी है इनको खत्म करने के लिए। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके पेड़ को किसी दूसरे ब्रांच ने जकड़ लिया था। तब वो तुरंत ही उस ब्रांच को अपने कटाने से काट देता है। जबकि सेजुन बताता है कि कुवैत के मॉम के कारण हमने बहुत ही आसानी से ये लड़ाई जीत ली थी और इसके कारण हमारे खेतों का भी नुकसान बहुत ज्यादा कम हुआ है। अब इतना सब कुछ होने के बाद में सेजुन कुवैत के मॉम से कहता है कि जब कुछ लड़ाई खत्म ही हो गई है तो क्यों ना हम लोग जाके उन उन दानवों से मिले जिसके पास हमारा एक अच्छा चॉइस होगा बातचीत करने के लिए। और बहुत टाइम हो गया, इससे अच्छा होगा कि और कुछ आगे बढ़े, हमें डीमन किंग से मिल लेना चाहिए क्योंकि हमारे आसपास की एरिया को पेट्रोलिंग करता है। और अगर हमने वेस्टर्न फॉरेस्ट को अपनी एरिया में कर लिया तो हमारे लिए एक बहुत अच्छा स्पेस हो जाएगा। और अगर हम लोगों ने ऐसा कर लिया तो किंग और उसके पूरे फैमिली आराम से डेली रेड लोटस भी खा सकती है। अब रेड लोटस के बात सुन के कैंग की मॉम बहुत ही आसानी से मान जाती है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कैंग की मॉम सेजुन को कहती है कि सारी चीजों का वो अच्छी तरीके से ध्यान रखे और वो वहाँ से चला जाती है। तभी सेजुन देखता है कि सारे जो ग्राउंड थे वो बहुत ज्यादा मेस पड़े हुए हैं, बहुत गंदी तरीके से फैला हुआ इधर उधर सामान। तब सेजुन देखता है कि यहाँ पर मिंटोर भी आ चुके थे। अब मिंटोर ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सेजुन से पूछते हैं कि वो लोग फिर से यहाँ पर आए थे। तो सेजुन कहता है कि हाँ वो लोग फिर से यहाँ पर आए थे, चलो अब मेरे साथ मिलकर इसको क्लीन करने में हेल्प करो। जब सेजुन इन सब लकड़ियों को साफ कर रहा था तो काफी ज्यादा निराश था और वो कहता है कि अगर हम इसी तरीके से ये सब गंदगी साफ करते रहे तो हमारे पास काम करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा और मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं अपनी लैंडिंग एबिलिटी का यूज कर सकूं। तभी उसे देखने को मिलता है कि रेड आई वाला जो ट्री था, मॉन्स्टर ट्री, वो अभी जिंदा था। इसे देख के सेजुन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पैर से उसे रोने लगता है और कहता है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया, पेड़ आ कहाँ से रहे। जिसका बाद सीन शिफ्ट उधर हमें 50 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम थियो और मास्टर को देखते हैं। मास्टर किसी रास्ते से जा रहा था लेकिन थियो उसे कहता है कि यहाँ पर तो जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा, तुम जा कहाँ पर रहे हो। अब थियो काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ था कि ये बूढ़ा योग्य आदमी टावर के बाहर से क्या नहीं आया है, लेकिन मैंने सुना है कि डोंगसिक ने 38 फ्लोर को पूरी तरीके से क्लियर कर लिया और वो वाइफट के जरिए वहाँ से जा सकते हैं। लेकिन वो मास्टर से पूछता है तुम यहाँ पर कैसे आए हो। तब मास्टर उसे बताता है कि वो लैंडिंग के थ्रू यहाँ पर आया है। ये सुनकर थियो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्या लैंडिंग के थ्रू। अब थियो काफी ज्यादा हैरान होता है, उससे पूछता है कि तुम्हारा कहने का मतलब तुमने डिमेंशनल फ्रेगमेंट फ्रूट की वजह से तुम यहाँ पर आए हो। और उसके ऊपर गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम्हें नहीं पता कि उसका ओवरा बहुत ज्यादा बेड है, उसका यूज करना बहुत ज्यादा रिस्की है और ये तो ब्लैक टावर में भी नहीं बना, इसके ऊपर से इसका इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा इलीगल है, हमें जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए और पैसेज कंट्रोल को इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। तब मास्टर कुछ सोचते हुए कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितनी सारे लिंगन को बनाया था यहाँ के जो निवासी है उन लोगों ने इसको ढूंढ लिया होगा और अच्छी बात ये है कि मैंने एक को छुपा के रखा है। जिसके बाद वो किसी चीज के ऊपर से अपना कपड़ा हटाता है। तब थियो देख के हैरान हो जाता है कि उनके सामने जो था एक जिंदा पौधा था और यही वो ग्रीन लिंगन था। तब थियो उसे देखते हुए कहता है कि मैंने आज से पहले कभी भी ऐसा लिंगन नहीं देखा, लेकिन देखने में किसी सांप जैसा लग रहा है। तब मास्टर थियो को बताता है कि लिंगन का जो लाइफ टाइम रहता है वो बहुत ही कम रहता है, इसलिए अगर इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया गया तो बहुत जल्दी मुरझा जाएगा। थियो अपना मुंह फेर लेता है और वो कहता है कि मैं इलीगल काम नहीं करूंगा, लेकिन तब मास्टर दो चूरू निकाल कर उसे कहते हैं। तब मास्टर उसे 2 चूरू का लालच देते हुए कहता है क्या तुम मुझे काम करने के लिए हाँ बोल रहे हो, लेकिन थियो अपना मुंह फेर लेता है और वो मास्टर से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम चूरू का बहाना देकर मुझे ये काम करने से नहीं लुभा सकते। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर उस चूरू को उस सांप जैसे देखने वाले लिंगन के मुंह में फेंक देते हैं। अब उस चूरू को बचाने के लिए थियो अपनी जान पर खेल जाता है और चूरू को तो पकड़ लेता है लेकिन खुद को नहीं बचा पाता और उसी के साथ साथ मास्टर भी उस लिंगन के ऊपर कूद जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें फोनिक्स गिल्ड का कैंप दिखाया जाता है। यहाँ पर डोंगसिक देखता है कि मास्टर और थियो दोनों आ रहे थे सामने से। मास्टर तो काफी ज्यादा खुश लग रहा था लेकिन थियो कुछ
कुछ अजीब सा ही महसूस कर रहा था। अब मास्टर और थियो को साथ देख के तो डोंगसी बड़ा हैरानी हो जाता है। वो मास्टर से पूछता है कि आप दोनों कब मिले और क्या आपने उस जंगली सुअर को हरा दिया और आपके अंदर जो कर्ज था वो क्या खत्म हो गया। तब मास्टर से कहता है कि डोंगसी, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास सवाल पूछने के लिए काफी ज्यादा सवाल है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे वो स्वीट सन पम्पकिन पोटैटो दिया जिसकी वजह से मेरा कर्ज भी चला गया। मैं थियो से 52 फ्लोर पर मिला था। इसके बाद हम दोनों फ्रेंड बन गए और यहाँ पर आ गए। अब डोंगसी मास्टर का चेहरा देख काफी ज्यादा हैरान तो हो रहा था, लेकिन ऊपर से थियो उसे कहता है कि दोबारा से मुझे उस फूल के मुंह में फेंकना मत, मुझे बहुत ज्यादा घिन आ रही है। थोड़ी देर बाद ही हमें जानने को मिलता है कि डोंगसिंग को इस सारी बात जानने को मिल जाती है कि मास्टर ने लिंगन का इस्तेमाल किया था। डोंगसिंग काफी हैरान होता है और मास्टर से कहता है कि आप इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा इनलीगल है और इसका इस्तेमाल भी बहुत ज्यादा रेयर है और ये नेशनली भी बहुत ज्यादा रेयर आइटम है, इसका जल्दी इस्तेमाल नहीं किया जाता। तब मास्टर डोंगसी को शांत रहने के लिए कहते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने जंगली सुअर के अलावा भी और बहुत कुछ जांच किया लिंगन का इस्तेमाल करके। तब वो थियो से कहते हैं कि उनके मन में कुछ सवाल चल रहे हैं, क्या वो थियो से पूछ सकते हैं और क्या थियो उनका जवाब आसानी से दे सकता है। तब थियो से कहता है कि ठीक है तो पूछ लो। तब मास्टर उन दोनों को बताते हैं जब उन्होंने लिंगन का इस्तेमाल किया था तब उन्होंने 14 एंड 52 फ्लोर का जायजा किया था और जब वहाँ पर गए तब वहाँ के निवासियों से उन्होंने पूछा था कि क्या यहाँ पर उनके अलावा कोई और भी यहाँ पर आया था। तब टावर के दूसरे जो निवासी थे वो उनको बता रहे थे कि यहाँ पर मास्टर के अलावा और कोई दूसरा नहीं आया था। जिसके बाद थियो को बहुत ज्यादा नजदीक जाके बहुत ही गहराई से पूछते हैं, तो मुझे सच सच बताओ कि पार्क सेजुन है कौन और वो कहाँ पर रहता है, क्योंकि मैंने पूरे टावर में जांच मार ली है, पार्क सेजुन नाम का कोई भी यहाँ पर नहीं रहता। अब थियो सुन के काफी तक घबरा जाता है और उसके माथे से तो पसीना ही टपकने लगता है। अब वो सोच रहा था कि सच अब बाहर आने वाला है और झूठ का मकान अब खत्म होने वाला है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सीधा सीन सेजुन के ऊपर जाता है जहाँ पर उसने लेवल 4 का एक बहुत ही अच्छा चेरी टमाटर को हार्वेस्ट कर लिया था, जिससे इसका जॉब पावर भी इंक्रीज होता है काफी हद तक। इसे 5% पॉइंट भी मिलता है और इसका जो गेन एक्सपीरियंस पॉइंट था वो 290 तक बढ़ जाता है, जिसे सेजुन सुन के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। अब वो खुश क्यों ना हो, क्योंकि उसने बड़ी ग्रेड का बेंटो टमाटो को हार्वेस्ट कर लिया जो कि एक मैजिक चेरी टमाटर होता है और इस वजह से उसका जो हार्वेस्टिंग स्किल है वो काफी हद तक अपग्रेड हो चुका है। वैसे तो सोच रहा था कि वो थोड़ा सा और मेहनत करेगा तो और थोड़ा सा ज्यादा मेहनत के बाद उसका जो बेंटो टोमेटो है वो लास्ट सी ग्रेड तक हो ही जाएगा। अभी पीछे से रेबिट उसे बुलाता है कि अंकल हम लोगों का जो रस्सी है ऊपर तक पहुंचने के लिए तैयार है। तब सेजुन से कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं जल्दी आया। लेकिन जब वो जाने वाला था तब उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो आसपास देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होता है। वो सोच रहा था क्या वो पेड़ फिर से केव के अंदर आ सकती है। वैसे तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आला जो कि यहाँ पर कुछ स्पेशल हो सकता है। तभी उसकी नजर वहाँ पर आग पर जाती है जो कि अभी बुझ चुकी होती है और वहाँ पर बस राख ही पड़ी होती है। सेजुन वहाँ पर जाता है, वो कहता है कि मैंने तो देखा ही नहीं कि कैंप फायर बुझ चुका है, मैंने इसका ऊपर ध्यान नहीं दिया। जब से मैं टावर पर आया था तब से अभी तक जली रही थी। जब से मैं टावर पर आया हूँ और पहली बार मैंने उसको जलाया था तब से ये आग जल रही है, लेकिन मैंने आज ध्यान ही नहीं दिया। और ऊपर से जब से मैं ऊपर काम कर रहा हूँ नीचे की तरफ मेरा ध्यान नहीं था और ये फायर कैसे बुझ गई है, मेरा तो इसमें ध्यान ही नहीं था। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है, मुझे इसका ध्यान भी रखना पड़ेगा और इसे फिर से जलाना पड़ेगा। मुझे इसके बारे में ध्यान थोड़ा सा देना चाहिए था। तभी उसको उस राख के अंदर कुछ चीजें दिखती है और जब वो राख को हटाता है तब उसे देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा पौधा था। वो हैरान हो जाता है, वो कहता है कि राख के अंदर एक छोटा सा पेड़ कहाँ से आ गया। तभी वहाँ पर कुछ आवाजें आने लगती है कि मास्टर फाइनली तुमने मुझे नोटिस कर लिया। तब सेजुन घबरा जाता है और कहता है कि मेरे सर के अंदर कैसी आवाजें गूंज रही है। तब हमें देखने को मिलता है कि जो छोटा सा पेड़ था उसके अब दो पेड़ निकल आते हैं, वो भी इंसानी वाले। और वो कहता है कि मास्टर आपसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। और वो कहता है कि मैंने अंडरग्राउंड बहुत दिनों से आपका इंतजार किया है। हमें देखने को मिलता है कि इस छोटे से पेड़ से एक छोटी सी बच्ची निकलती है और वो अपना नाम फ्लेम बताती है। फ्लेम सेजुन को बताती है कि वो एप्पल सीड की बीज है, जिस सीड को सेजुन ने काफी दिन पहले खा के लगाया था। अब सेजुन ने जान के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म होता है और इस मनवा का बस गिने चुने कुछ एपिसोड ही बचे हैं और ये भी बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा।